नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्यूमेन क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर जो वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वह मुद्दा जो काफी ज्वलंत मुद्दा माना जाता है, जिससे परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। इस गांधी युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही है उस पर हम लोग गौर करेंगे। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, बहुत से आपको ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो गांधी की आलोचना करेंगे। बेशक गांधीवाद की आलोचना आप कर सकते हैं, गांधी जी के विचार को गांधीवाद कहा गया है, गांधीज्म की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी के रूप में महात्मा गांधी की आलोचना करने से पहले उनके योगदान, उनके बलिदान को जानना बहुत जरूरी होगा। गांधी इज द नेम ऑफ डेडिकेशन, गांधी इज द नेम ऑफ डिवोशन, गांधी इज द नेम ऑफ ट्रुथ, गांधी इज द नेम ऑफ सैक्रिफाइस, गांधी इज द नेम ऑफ नॉन वायलेंस। इवन महात्मा गांधी हैज सैक्रिफाइस्ड हिज होल लाइफ फॉर दिस कंट्री। हाउ कैन वी क्रिटिसाइज हिम? We are not capable to criticize महात्मा गांधी। आपने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है? गांधी जी ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए गांधी की आलोचना करने से पहले हमें गांधी के योगदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसा आदमी जिसके एक आवाज पर पूरा देश उसके पीछे चल जाता था। समझिए उस व्यक्ति का क्या महत्व रहा होगा आज जिसकी हम आलोचना करते हैं। इसलिए आज हम एक क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से महात्मा गांधी के उन योगदान का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आपको पूछाता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उस चीज से कि महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से लौट करके 1915 ईस्वी में आए। 1915 से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में डोमिनेट किया, उनका वर्चस्व रहा। 3 मुख्य आंदोलन जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सवर्ण आंदोलन नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि देशव्यापी आंदोलन रहा। गांधी जी की एक आवाज पर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा था, ऐसा आंदोलन उन्होंने किया था। इसके अलावा गांधी जी के बहुत सारे योगदान रहे हैं। 1915 में जब गांधी जी भारत आए लौट करके, तो सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने सबसे पहले 1915 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी जब भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। आप लोग को पता होगा कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने कहा था कि भारतीय अगर ब्रिटेन की सेना की तरफ से लड़े तो ब्रिटेन जीतने के बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देगा, स्वायत्त कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी के लिए गांधी जी ने भारतीय युवाओं को उस समय प्रेरित किया था कि ब्रिटेन की तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही है प्रथम विश्व युद्ध में, उसमें अपनी सहभागिता दें, और प्रेरित करके युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि इस कार्य के लिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। उस समय 1915 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। इसके बाद महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद गांधी जी का जो आंदोलन का शुरुआत होता है, वो शुरुआत होता है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिम चंपारण में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो गांधी जी को जो चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, उनका नाम था, गांधी जी एक किसान के कहने पर, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था?
चंपारण सत्याग्रह दरअसल था कि अंग्रेजों द्वारा एक तिनकठिया पद्धति को लाया गया था। तिनकठिया पद्धति में क्या होता था कि 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा का जो जमीन होता था, उस 1 बीघे के जमीन पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था कि हर व्यक्ति को करना है जिसके पास वो भूमि है। अब क्या था कि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी, किसान इसका विरोध करने लगे, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं थे। इसके लिए सबसे पहले गांधी जी यहाँ पर चंपारण में आए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की धमकी दी। एक्चुअल में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह नहीं किया था, यहाँ पर सत्याग्रह करने की गांधी जी ने धमकी दी थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों से उनका मुकाबला हुआ, काफी आंदोलन हुए और तब जाकर के अंग्रेजों को ये मानना पड़ा कि तिनकठिया पद्धति खत्म की जाती है। तो पहला इनका सफल सत्याग्रह हम कह सकते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, जहां पर कि तिनकठिया पद्धति को खत्म करने का काम किया गया। उसके बाद गांधी जी जब आगे बढ़े तो उन्होंने अहमदाबाद में उस समय 2 हुआ था, एक अहमदाबाद मिल का था और एक खेड़ा का था किसान का आंदोलन। इन दोनों में एक जगह उन्होंने पहली बार अनशन किया 1918 ईस्वी में, दोनों 1918 में ही हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी द्वारा कर नहीं देने का जो आंदोलन चलाया गया था वो हुआ था गुजरात के खेड़ा में। और अहमदाबाद में जो मजदूर मिल थे उनको प्लेग का बोनस नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए गांधी जी ने अहमदाबाद के गुजरात में जो आंदोलन किया था उसको चलाया गया था। तो ये दोनों आंदोलन 1918 में हुआ था। मतलब 17 में चंपारण सत्याग्रह और 18 में गुजरात के जो मजदूर मिल थे उनके लिए प्लेग का बोनस नहीं देने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था कि प्लेग का बोनस उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद खेड़ा में जो किसान थे उनके हित में कि उनके लिए उनसे जबरदस्ती लगान जो वसूला जा रहा था उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। इतना कार्य करने के बाद गांधी जी जो थे वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद उसी समय उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को। उसके बाद गांधी जी का जो वर्चस्व रहा है हमारे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में वो अद्वितीय रहा है। मतलब उनके बराबर कोई नहीं था, उनके समकक्ष कोई नहीं था जो आंदोलन को कर सकता था। उसके बाद बात आती है 1919 ईस्वी की। 1919 ईस्वी में सबसे पहले क्या हुआ कि 1917 में ही एक पूर्व न्यायाधीश थे अंग्रेज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उससे यह कहा गया कि भारत में जो उग्रवादी आंदोलन चल रहा है, अतिवादी जो आंदोलन चल रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए हम कोई कानून बनाए। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उन्होंने पूरा विचार विमर्श किया और उसके बाद 1919 ईस्वी में उन्होंने 19 मार्च 1919 को एक कानून लाया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून लाया गया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर पकड़ के उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून इसको कहा गया, जिसमें आपको अपील करने का अधिकार नहीं है, आपको दलील देने का अधिकार नहीं है, आपको वकील रखने का अधिकार नहीं था और इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को जब रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, लाया गया, तो इसके खिलाफ बहुत विरोध हुआ। चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में इस कानून का विरोध हुआ और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की इस कानून को वापस लेने के लिए। उसके बाद इसका विरोध पूरे देश में फैल गया और इसी के विरोध में हुआ क्या कि आप लोगों ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था। 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक जगह पर इस
घटना के विरोध में उस समय हुआ क्या था कि जब देशव्यापी हड़ताल की घोषणा हुई तो उसके पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसमें कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी। उसके बाद अमृतसर के दो बड़े नेता थे पंजाब के, जिनका नाम था डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में और जो गोलीकांड हुआ था उस गोलीकांड के विरोध में जालियांवाला बाग में बड़े पैमाने पर बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए एक शांति वार्ता के लिए। कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना था, शांति वार्ता के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए तो जनरल डायर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जनरल ओ डायर, जो माइकल ओ डायर जो समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जनरल डायर जिसने गोली चलवाई थी। तो जनरल डायर को सूचना मिली कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उस पर बिना किसी पूर्व सूचना के, अब देखिए जालियांवाला बाग में जहां दो छोटा छोटा गेट था और एक बड़ा गेट था, बाकी उसमें निकलने का कोई स्थान नहीं था, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। बिना किसी पूर्व सूचना के जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवा दी और अंधाधुंध गोली चलवा दी। उसके बाद क्या हुआ, भगदड़ मच गया, भगदड़ मचा, चारों तरफ लोग, कहीं कोई कुआं में कूदने लगा, कोई दीवार फाड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा। तो बहुत सारे लोग भगदड़ से भी मारे गए और बहुत सारे लोग उस अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए। अब सरकार इस पर क्या कर रही है लीपापोती के लिए, सरकार के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 आदमी मरे। लेकिन कांग्रेस की जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि 1000 से ऊपर आदमी की इसमें निर्मम हत्या की गई गोली मार करके, और बहुत लोग भगदड़ में कुचल करके मर गए, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। इस कांड को हम लोग भारतीय राजनीति के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैक्ट इसमें आप लोग को क्या याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को, इससे पहले गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। उसके बाद एक गोली कांड हुआ था। उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके विरोध में एक शांति प्रदर्शन के लिए जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे पंजाब में। यह सब हो रहा था किसके लिए, रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब याद रखिएगा फैक्ट इसमें कि 1919 में 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट को लाने वाले थे सिडनी रॉलेट, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का इसको कानून कहा गया, क्योंकि इसमें किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। उसके बाद जब इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, तो उस पर जनरल डायर के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोली चला दी गई, और जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए और मरे। सरकारी आंकड़ा 379 और कांग्रेस के अनुसार 1000 से ऊपर व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई थी। अब उसके बाद इस घटना से पूरा जो था देश स्तब्ध हो गया कि इतना बड़ा जो कांड हुआ, इसकी आलोचना हुई। लेकिन देखिए सबसे मजे की बात क्या है कि इसमें ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने कमेटी बनाई इस घटना की जांच के लिए, और उन्होंने क्या कहा कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह करना, गोली चलाना आवश्यक था, ऐसी दलील दी गई। बताइए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, ऐसी दलील दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से। जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया गया था यहां से, लेकिन उसको वहां पर हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटेन में ले आकर के सम्मानित किया था, ऑनर किया गया था उसको। समझिए, इससे कोई भी ब्रिटेन का जो व्यक्ति था, ब्रिटेन के जो शासक उस समय थे, किसी को भी किसी तरह का कोई मलाल, किसी तरह का कोई दुख नहीं था। निर्लज्जता की हद देखिए कि इतने लोग मारे गए और उस पर कहा गया कि गोली चलाना आवश्यक था। अब उसके बाद आता है समय 17 अक्टूबर 1919 का। 17 अक्टूबर 1919 का पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, पूरे देश में 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस क्या था? खिलाफत दिवस था, खिलाफत आंदोलन था, भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरोध में, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ यह एक आंदोलन चला था। क्या था? ब्रिटेन ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो या हार हो, उसके बाद टर्की का जो, तुर्की जिसको टर्की कहा गया, उसका जो खलीफा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और मुसलमानों के लिए खलीफा का बहुत बड़ा महत्व होता है।
मुसलमान में पैगंबर के बाद का जो व्यक्ति होता है वो होता है खलीफा, जो कि उसका अनुयायी माना जाता है, फॉलोअर माना जाता है। उस खलीफा को वहां पर नुकसान पहुंचाया गया और उसका पूरा जो असर था वो पूरे विश्व के मुसलमानों पर पड़ा। भारत में मुसलमानों की संख्या काफी अधिक थी, तो भारत के मुसलमान भी इसके विरोध में उतर गए, जिसको कि हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते थे। दो भाई थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, याद रखिएगा नाम, जिनके पहल पर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और गांधी जी ने इसका पुरजोर समर्थन किया। गांधी जी ने समर्थन इसलिए किया क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को एक साथ मतलब एकजुट करने का बहुत बड़ा अवसर है। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की और इसी समय गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ हैं और अंग्रेजों का इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि तुर्की में जो खलीफा के खिलाफ किया गया है उसकी हम आलोचना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। अब उसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साथ में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने जिस देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की उसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन, इसमें छात्र, महिलाएं, शिक्षक, मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सारे लोग भाग लिए इस असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन था क्या और असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन के शुरू होने के पीछे का रीजन पूरा आप देखिए, ऊपर से आप देखते आ रहे थे कि रॉलेट एक्ट जब से आया उसके बाद से जो जो घटनाएं घटी भारत में, खास करके ब्रिटेन के जो कानून के निर्माता थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो नीति निर्माता थे, उन्होंने जैसे जैसे कानून बना रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन का एक नींव रखा। रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जब देश में प्रदर्शन हुआ तो गोली कांड हुआ, कई लोग मारे गए, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुंध फायरिंग करके सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान ले ली गई। इन सब के विरोध में गांधी जी ने सोचा कि देश को एकजुट करने का और साथ में खिलाफत आंदोलन, जो कि उनको एक अवसर मिला कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का एक अवसर है, खिलाफत आंदोलन को एक साथ लाने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए उन्होंने इसमें किया कि हम लोग सब मिलकर के एक असहयोग आंदोलन चलाएंगे। असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि हम ब्रिटिश सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। ये कहा गया असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना। सहयोग नहीं करने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि हम ब्रिटिश सरकार में किसी भी पद पर हैं, कोई काम कर रहे हैं, वकील जो था अपना बैरिस्ट्री छोड़ दिया, डॉक्टर था इलाज करना छोड़ दिया, प्रोफेसर अपना नौकरी छोड़ दिया, छात्र जो थे वो अपना स्कूल छोड़ दिया। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय कॉलेज में छात्र थे और उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिले जिसमें कि लोग इसमें पूरी शिद्दत के साथ लगे इस आंदोलन में, और इस आंदोलन को बहुत लंबे समय तक, 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलाया। देशव्यापी आंदोलन था। इस आंदोलन में आप जो फैक्ट है वो याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको दिसंबर में एक पुष्टि दे दी गई कि यह आंदोलन विधिवत रूप से चलेगा। ठीक है, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको आधिकारिक रूप से पुष्टि दे दी गई कि यह असहयोग आंदोलन हम लोग सब मिलकर के करेंगे। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन अपने पूरी जोर पर था। अंग्रेज इससे डर भी रहे थे कि एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें कि पूरा जो था देश एक साथ आ गया था, महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, छात्र हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अपनी पूरी गति पर था। गांधी जी का सिर्फ एक कहना था कि हम आंदोलन में कहीं भी किसी तरह का हिंसा नहीं होने देंगे, हिंसा बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर उस समय घटना क्या घटी? 5 फरवरी
1922 ईस्वी की घटना है, जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था इसी आंदोलन में। तो इस घटना से बिल्कुल नाराज होकर के, क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं असहयोग आंदोलन में सिर्फ असहयोग करूंगा, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होने दूंगा, लेकिन चूंकि एक हिंसक घटना है, इससे मैं बहुत ही क्षुब्ध हूं, बहुत ही नाराज हूं, स्तब्ध हूं कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं और मेरे ही लोगों ने हिंसा किया। तो इस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें हिंसा हो गई है। इस तरह से 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को समाप्त हो गया, जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बारे में याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। इसलिए चौरी चौरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। चौरी चौरा में एक पुलिस थाना था जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो गांधी युग में ऐसे ऐसे करके बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। आज हम लोग देखें यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम से लेकर के असहयोग आंदोलन तक। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें मैंने काफी तथ्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया है, साथ में कंसेप्ट को भी समझाने का प्रयास किया है कि कैसे गांधी जी का पदार्पण हुआ, कैसे उन्होंने आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन के आने के कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या हुए हमारे देश में। पूरा देश एकजुट हो गया था इसके कारण। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा देश एक साथ मिलकर के लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग देश को आजाद कर लेंगे, लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद गांधी युग में और भी घटनाएं घटी हैं। हम लोग आगे के जो वीडियो होगा उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उन दोनों को देखेंगे। साथ में गांधी युग की समाप्ति और भारत की आजादी के 1947 तक जो इतिहास है उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे अगर नया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये ज्ञान पहुंच सके कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। मैंने जो भी आपको फैक्ट बताए वो सारा फैक्ट मैंने पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में डाल दिया है और आप वहां से उसको पीडीएफ के रूप में निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं गांधी के नए आंदोलन के साथ। थैंक यू।